Hello everyone, welcome to Nimbus IS. My name is Vikram Sharma and today we are going to discuss one of the most interesting and important topic from your exam point of view, that is G20. G20 है क्या, इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है और इसकी इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, इसको स्टडी करेंगे। और रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है उसके रिगार्डिंग हम फैक्ट डिस्कस करेंगे और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले G20 है क्या। G20 ग्रुपिंग है 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। और ये रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों रही है, रिसेंटली न्यूज में रही है बिकॉज इंडिया में सबमिट हुई है 18th G20 सबमिट की। और इंडिया में सबमिट कहां हुई है, प्रगति मैदान दिल्ली में, ठीक है। इसकी सबमिट हुई है इंडिया में ऑन 9th and 10th ऑफ सितंबर, कहां, दिल्ली में, ठीक है। और इस सबमिट का थीम क्या थी, इस सबमिट की, दैट वाज वसुदेवो कुटुंबकम। वसुदेवो कुटुंबकम का मतलब क्या है, वर्ल्ड इज वन फैमिली, एक तरीके से एक परिवार है दुनिया, ठीक है। और इसमें बोला जाता है कि वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका मतलब है कि एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, इसकी कामना करता है इंडिया विद दिस वसुदेवो कुटुंबकम, जो कि थीम रखा गया है इस बार का। पूछा जा सकता है ये एग्जाम में, ठीक है। इसके साथ साथ स्टडी करते हैं कि हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है इसका, G20 का। G20 बना क्यों। सबसे पहले जब फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन आया 1773 के अराउंड, बिकॉज इसराइल के वॉर चल रहे थे किसके साथ, अरेबियन कंट्रीज के साथ। 4 वॉर हुए थे। कब कब हुए थे वॉर इसराइल के, इन 1948, 1956, 1967 एंड 1973। इन वॉर्स में जब 73 में वॉर चल रहा था तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे यूएसए है, जर्मनी है, बात करें फ्रांस है, इसके बाद यूके है, ये सारी कंट्रीज ने किसको सपोर्ट किया था ज्यादातर, किसको, दैट वाज इजराइल, इजराइल को सपोर्ट किया था। और इस वजह से जो अरेबियन कंट्रीज है उन्होंने नाराज होकर यहाँ पे एम्बार्गो लगा दिया ऑयल पे, ऑयल की सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया। जब ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो यहाँ की इकोनॉमी जो है, वेस्टर्न इकोनॉमी, उस पर इंपैक्ट पड़ा। वेस्टर्न इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ा तो वेस्टर्न इकोनॉमी के जो लीडर थे जो वहां के, उन्होंने साथ आए और एक एग्रीमेंट किया कि हम जो है इस इशू को खुद टैकल करेंगे म्यूचुअली मिलके। और इस इशू को टैकल करने के लिए उन्होंने मीटिंग्स की। सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी 1973 के अराउंड, यहाँ पे 4 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी फाइनेंशियल लेवल पे। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, दैट वाज यूके, फ्रांस अलोंग विद जर्मनी एंड यूएसए। और इसको ज्वाइन किया था जापान एंड इटली ने। जापान और इटली ने कब ज्वाइन किया था इसको, इन 75, 1975 के अराउंड। और 76 में इसको ज्वाइन किया था कनाडा ने। और ये जो है G20 जो है सबसे पहले G7 बना था यहाँ पे 76 के अराउंड, क्या बना था, G7, ठीक है। तो इस वजह से ये फॉर्मेशन हुई थी G7 की। अभी रिसेंटली सबमिट हुई है G7 की हिरोशिमा में, जापान में, ठीक है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पिक्चर है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म हुआ था G7, ठीक है। G7 से ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से आपको G20 तक देखने को मिलती है, ये हिस्टोरिक बैकग्राउंड है इसका। इसके बाद जो है G7 को G8 में ट्रांसफॉर्मेशन कब मिली, इन 1998। 98 में देखा गया कि रशिया जो है वो मेंबर बना दिया जाता है G7 का। और यहाँ पे ग्रुपिंग कैसी हो जाती है, G8, जब रशिया में फाइनेंशियल डिसरप्शन आया था उसको स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन बाद में देखने को मिलता है कि 2014 में रशिया जो है क्रीमिया, जो कि एक रीजन है ब्लैक सी के अंदर, यूक्रेन की टेरिटरी जिसको रशिया क्लेम करता है, उस रीजन को रशिया ने ऑक्युपाई किया। और जब रशिया ने ये रीजन को ऑक्युपाई किया उसका रेपरकशन ये हुआ कि G8 से रशिया को बाहर निकाल दिया गया और ये दोबारा ग्रुपिंग कैसी होगी, दैट इज G7। अब यहां देखने को मिला कि साउथ एशिया में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। उसी के दौरान 1997 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया साउथ एशिया में, जहां थाईलैंड की बात करें, वियतनाम की बात करें, लाओस की बात करें, इन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। साथ साथ जो है जो करेंसी थी उसमें डेप्रिसिएशन आया। और उस जो फाइनेंशियल क्राइसिस का डोमिनो इफेक्ट, मतलब उसका जो रेपरकशन है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो कहीं ना कहीं आसपास की जो बड़ी इकोनॉमीज है उन्होंने भी फील किया, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन फैल रहा था। उस वजह से चाइना पे भी इंपैक्ट पड़ा, जापान पे भी इंपैक्ट पड़ा। जो लोकल इकोनॉमीज थी, जैसे साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया की, तो वहां पे भी इसका इंपैक्ट पड़ा। तो इस तरीके से ये इंपैक्ट बढ़ता गया। तो जब G7 की कंट्रीज ने ये देखा कि जो है अगर कहीं पे भी वर्ल्ड लेवल पे ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो उसका इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, तो उस वजह से उन्होंने इस
G7 ग्रुपिंग ने ये सोचा कि एक और बड़ी ग्रुपिंग बनाई जाए जिसमें ये G7 कंट्रीज तो हो ही, साथ में जो है इमर्जिंग पावर्स भी हो दुनिया की। और दुनिया की इमर्जिंग पावर्स में कौन सी कंट्रीज आती है? दैट इज रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका अलोंग विद ब्राजील। तो इनको भी इसका मेंबर बनाया गया, होगी 12 कंट्रीज। इसी के साथ साथ जो दूसरी रीजनल पावर्स थी उनको भी इसका मेंबर बनाया गया, और इस तरीके से फॉर्मेशन हुई G20 की। रीजनल पावर्स कौन सी थी? जैसे ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात करें, अगर साउथ एशिया की बात करें तो उसमें साउथ कोरिया वाली पार्ट, दैट इज साउथ कोरिया को मेंबर बनाया गया, इंडोनेशिया को मेंबर बनाया गया इसका। अगर बात करें आप अरेबियन पेनिनसुला वाले रीजन में तो सऊदी अरेबिया को मेंबर बनाया गया। किस तरीके से टर्की को मेंबर बनाया गया, जो कि कनेक्ट करता है किसको? यूरोप को एशिया से, उसको भी इसका मेंबर बनाया गया। इसी तरीके से अर्जेंटीना को मेंबर बनाया गया, मैक्सिको को मेंबर बनाया गया, along with यूरोपियन यूनियन, जो कि छोटी छोटी कंट्रीज का एक ग्रुप है। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज आती है? एट अबाउट 28 कंट्रीज। उनको भी एज ए कंबाइंड इसका मेंबर बनाया गया, और ये जो है 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन G20 को फॉर्म करती है। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन होती है G20 की। अब ये जो कंट्रीज है इसका अगर आप मैप देखो कहां कहां लोकेटेड है, यहाँ पे सबसे पहले G7 थी। G7 में कौन सी कंट्रीज थी? यूएसए, कनाडा along with यूके, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी, एंड देन जापान। ये कंट्रीज फॉर्म करती है G7 को। इसी तरीके से जब रशिया जुड़ा था तो G8 थी, एंड देन रशिया को बाहर निकाल दिया गया, G7 दोबारा बन गई। एंड उसके बाद जो G20 बनी उसमें रशिया भी ऐड हो गया, चाइना, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ये जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज थी दुनिया की। और उसके साथ साथ जो रीजनल पावर्स है, चाहे बात करें आप अर्जेंटीना की, इस तरीके से मैक्सिको की बात करें आप ऑस्ट्रेलिया की, इंडोनेशिया की, साउथ कोरिया की, टर्की की, या फिर सऊदी अरेबिया की, along with यूरोपियन यूनियन, इसका मेंबर बन गए, और G20 जो आपकी ग्रुपिंग है वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो पहले मीटिंग होती थी जब 1999 में G20 एक तरीके से फॉर्म हुआ, और उसमें जो पहले मीटिंग होती थी वो फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग होती थी। ठीक है, लेकिन जब 2008 में ग्रेट रिसेशन आया वर्ल्ड लेवल पे, तो ये देखा गया कि फाइनेंस मिनिस्टर के सिवाय हेड ऑफ द स्टेट का मिलना बहुत जरूरी है, ताकि इस इशू को, जो भी G20 इशू उठाता है उनको प्रायोरिटीज दी जाए, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, कंट्रीज का हेड ऑफ द स्टेट का मिलना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, उस वजह से, बिकॉज यहाँ पे एक क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड को डिसरप्ट कर दिया था, इस क्राइसिस ने। ठीक है, इस वजह से हेड ऑफ द स्टेट जो है उनकी मीटिंग होनी स्टार्ट हुई इंस्टेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ओनली। ठीक है, और पहली जो मीटिंग हुई थी, जो वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग हुई थी, सबसे पहली कब हुई थी ये मीटिंग? इन 2008 हेड ऑफ द स्टेट की सबसे पहली मीटिंग हुई थी, यूएस में हुई थी ये मीटिंग। ठीक है, अगर आज की डेट में बात करें तो G20 का कंट्रीब्यूशन कितना है वर्ल्ड लेवल पे? ये जो है 85% ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट कहां से आ रहा है? इन कंट्रीज से, जो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, इसी तरीके से 75% जो ही ग्लोबल ट्रेड है कहां से आ रहा है वो? दैट इज फ्रॉम दिस G20 कंट्रीज। along with this 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कौन कंप्राइज करता है? दैट इज G20 कंट्रीज। तो इतना इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है G20 कंट्रीज का वर्ल्ड लेवल पे। अब G20 का स्ट्रक्चर क्या है? क्या इसका कोई सेक्रेटरीट है? क्या इसका कोई ऑफिस है? ऐसा कुछ नहीं है। G20 का अपना कोई सेक्रेटरीट नहीं है, लेकिन G20 में एक सिस्टम फॉलो होता है, नो सेक्रेटरीट हैविंग अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड ट्रॉयका। यहाँ पे सिस्टम है ट्रॉयका, जहाँ पे 3 कंट्रीज जो है मिलके काम करती है। पहली वो कंट्री जहाँ पे प्रीवियसली मीटिंग हो चुकी है लास्ट ईयर, सेकेंडली वो कंट्री जहाँ पे करंटली मीटिंग चल रही है, जो कंट्री अभी करंटली प्रेजाइड कर रही है G20 को, एंड देन फ्यूचर जो कंट्री प्रेजाइड करेगी, उन तीनों कंट्री के मिलके एक ग्रुपिंग बनती है जो कि इनके फंक्शन को हैंडल करती है G20 के, दैट इज कॉल्ड ट्रॉयका। और इसमें अगर अभी की बात करें तो इंडोनेशिया, बाली में मीटिंग हुई थी 2022 में, इस तरीके से इंडिया में मीटिंग हुई है 2023 में, एंड 2024 में मीटिंग कहां होनी है? दैट इज इन ब्राजील। तो इन कंट्री का ट्रॉयका बना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉयका, जो कि फंक्शनिंग हैंडल करती है G20 की। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे प्रेसिडेंसी की अगर बात करें, किस तरीके से प्रेसिडेंसी फॉलो होती है, तो ये रोटेशन बेसिस पे है। सबसे पहले अगर बात करें तो यूएसए प्रेसिडेंट था इन 2008। यूएसए ही एकमात्र ऐसी कंट्री जो 2 बार प्रेसिडेंट बनी है। अलॉन्ग विद दिस सभी को मेंबर्स, जितने भी मेंबर है सब प्रेसिडेंट रहे हैं कहीं ना कहीं। और इंडिया जो है अभी 18th समिट चल रही थी तो इंडिया प्रेसिडेंट रहा है,
फ्यूचर में कहा कौन प्रेसिडेंट होगा, दैट इज ब्राजील, एंड उसके बाद 2025 में साउथ अफ्रीका। इस तरीके से प्रेसिडेंटशिप चलती रहती है, रोटेशन बेसिस पे है, ठीक है। एंड इसके बाद 2026 में हो सकता है दोबारा कौन प्रेसिडेंट होगा, दैट इज यूएसए अगेन। तो ये जो है सर्कल चलता रहेगा, ये रोटेशन कंटिन्यू रहेगा इसी तरीके से। और इंडिया आने वाले टाइम में ऐसा माना जाता है कि प्रेसिडेंट जो फ्यूचर में बनेगा दैट विल बी इन 2042, इसके अराउंड जो है इंडिया दोबारा प्रेसिडेंट प्रिजाइड करेगा, किसको, G20 को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग रही है G20 की। यहाँ पे स्पेन की अगर बात करें, स्पेन जो है परमानेंट इन्विटेशन है स्पेन को, एक तरीके से परमानेंट गेस्ट है, किसका, G20 का, है ना। और जो कंट्रीज, जिस कंट्री में G20 की समिट हो रही है, उस कंट्री को ये अधिकार दिया जाता है कि वो गेस्ट मेंबर्स अपनी तौर से इनवाइट कर सकता है G20 की किस उस मीटिंग में। जैसे इंडिया में मीटिंग हुई है इस बार, तो इंडिया ने 9 कंट्रीज को इनवाइट किया है। इंडिया ने अपने लेवल पे 9 कंट्रीज को G20 की मीटिंग में इनवाइट किया है। उसमें बात करें आप बांग्लादेश की, उसमें बात करें आप सिंगापुर की, इसी तरीके से इजिप्ट की, या फिर जो दूसरी कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं उनको इनवाइट किया है, ओमान को इनवाइट किया है, यूएई को इनवाइट किया है, इसी तरीके से नाइजीरिया है, इन कंट्रीज को इंडिया ने इनवाइट किया है, स्पेन को इंडिया ने इनवाइट किया। बस तो स्पेन को एक परमानेंट इन्विटेशन है स्पेन को। तो इसी तरीके से दूसरी जितनी भी कंट्रीज है, मॉरिशस है, इंडिया ने इन्विटेशन दिया है इन G20, ठीक है, बिकॉज इंडिया होस्ट कर रहा था। इसके साथ कुछ परमानेंट गेस्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशन जितनी वर्ल्ड लेवल पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, इसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर बात करो आप जो आसियान है, और अफ्रीकन यूनियन जो कि अब परमानेंट मेंबर बना है रिसेंटली, लेकिन पहले जो है ये परमानेंट गेस्ट था। इसी तरीके से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, UN है अपने लेवल पे, आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ये जो है परमानेंट गेस्ट रहती है हमेशा, किसकी, दैट इज G20। इसी के साथ G20 के पर्पजेस क्या है, G20 जो है फाइनेंशियल लेवल पे तो है ही कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है, अब जो है क्लाइमेट चेंज उसके जो इश्यूज है उसको भी एड्रेस करती है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात वो भी G20 में डिस्कस की जाती है। कहने का मतलब है कि G20 जो है 2008 के बाद बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे मीटिंग्स नहीं होती, हर एक लेवल पे मीटिंग होती है, ठीक है। और G20 जो है इसके इशू जो है काफी वास्ट हो चुके हैं, चाहे आप एंटी टेररिज्म की बात करें, चाहे आप यूक्रेन रशिया के इशू की बात करें, हर टाइप का इशू यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, ठीक है, G20 में। तो इसकी इंपॉर्टेंस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। अगर आप इश्यूज की बात करें कि G20 क्या मतलब समस्या क्या है G20 में, समस्या ये है कि इतनी सारी कंट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं हो सकता, इनकी प्रायोरिटीज सेम नहीं हो सकती, इनकी फॉरेन पॉलिसी सेम नहीं हो सकती, इनके इश्यूज सेम नहीं हो सकते, जो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा डिसरप्शन रहता है डिसीजन मेकिंग में। बात करें इनकी फॉरेन पॉलिसी की, इसी तरीके से प्रायोरिटीज की, एजेंडाज की डिफरेंट हो सकता है। आपको पता होगा कि 2015 में जब COP21 की मीटिंग हुई थी, तो वहां पे कुछ गोल सेट किए थे क्लाइमेट चेंज के, उसी समिट में कुछ गोल जो सेट हुए थे उसको US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट नहीं किया था बाद में, ठीक है। बाद में जो बाइडेन ने तो एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने इससे वॉकआउट कर लिया कि हम जो है इसको नहीं मानते एक तरीके से। तो कहने का मतलब है कि हर एक कंट्री की प्रायोरिटीज किसी भी समय में बदल सकती है और किसी भी हिसाब से हो सकती है, और उस वजह से जो है डिसरप्शन आती है डिसीजन मेकिंग में, उस वजह से डिसरप्शन आती है इन पॉलिसीज को की फॉरवर्ड मतलब चलाने के लिए। तो उस लेवल पे जो है किस तरीके से G20 की मीटिंग को सफल बनाना है, जैसे इंडिया में जो मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली, तो जितने भी उसमें टॉपिक डिस्कस हुए हैं वो सभी थोरोली डिस्कस हुए हैं और सबकी सहमति बनी है उसमें। सो एक बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए G20, ठीक है। बात करते हैं कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है G20 की, इसमें क्या क्या ट्रैक्स होते हैं। 3 ट्रैक्स होते हैं मेनली, कौन कौन से, दैट इज फाइनेंशियल ट्रैक, शेरपा ट्रैक एंड एंगेजमेंट ग्रुपिंग। फाइनेंशियल ट्रैक की अगर बात करें तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर मिलते हैं, गवर्नर जो सेंट्रल बैंक के होते हैं उनकी मीटिंग होती है, और इसमें 2 टाइप की चीजें डिस्कस होती है फाइनेंशियल लेवल पे। कौन सी, दैट इज फिजिकल पॉलिसी किसी भी स्टेट की, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो आपको पता होगा RBI हैंडल करती है इंडिया में, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट देखती है जहाँ पे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात होती है। तो इन चीजों को वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस रखा जाए, ठीक है। ये है फाइनेंशियल ट्रैक जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक मिल रहे हैं। फिर है शेरपा ट्रैक, यहाँ पे एक मेंबर चुना जाता है कि हर एक कंट्री का, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है इस G20 समिट में, और इनकी मीटिंग होती है शेरपास की मीटिंग बिफोर द
हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग हो, ठीक है। और जैसे इंडिया में अगर बात करें, अभी जो 2023 में मीटिंग हुई है उसमें अमिताभ कांत को, जो कि सीईओ रहे हैं नीति आयोग के पहले, ठीक है, उनको एज ए शेरपा डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव एज इंडिया इज कंसर्न, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज के अपने रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन जो कि मतलब एक तरीके से कनेक्टिंग पॉइंट थे किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। और इनकी मीटिंग, इनकी सहमति जो है ली जाती है हर पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है, दैट इज शेरपा। इसके साथ साथ एंगेजमेंट ग्रुपिंग्स होती है। एंगेजमेंट ग्रुप कौन से होता है, जैसे कोई भी नॉन ऑफिशियल ग्रुपिंग, जैसे सिविल 20, इसी टाइप से आपको यूथ 20, इस टाइप की टर्म्स आपने सुनी होगी, करंटली न्यूज में रही है। तो ये जो है एंगेजमेंट ग्रुपिंग्स होती है, जहां पे जो पॉलिसीज यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिसीज वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो W20 में डिस्कस होती है। इसी तरीके से बहुत सारी मीटिंग्स होती है, दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट ग्रुपिंग। नॉन ऑफिशियल मीटिंग्स होती है और इसमें कुछ आइडियाज, कुछ पॉलिसीज को रखा जाता है, जिन पॉलिसीज को G20 के सामने रखा जाता है इन द फ्यूचर, तो उन पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता है और उनकी इंपॉर्टेंस एट द वर्ल्ड लेवल, ठीक है, इस एंगेजमेंट ग्रुपिंग के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से ट्रैक होता है इसके G20 के। बात करें इंडिया में जो G20 हुई है, उसकी इंडिया ने क्या मतलब उसमें किया है, इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इनिशिएटिव ले गए हैं इस मीटिंग में, ठीक है। तो अगर बात करें, सबसे पहले इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया इस मीटिंग में। इंडिया ने क्या क्या चीजें शोकेस की अपने कल्चर में। सबसे पहले जहां पे ये G20 की मीटिंग हुई, उसमें क्या बनाया गया, दैट इज भारत मंडपा। मंडपम होता है भारत मंडपम, जो कि कहाँ है, प्रगति मैदान में सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया इंडिया का। और ये जो है किस बेस पे बनाया गया, अनुभव मंडपम। अनुभव मंडपम जो है एक सबसे एंशियंट या फिर सबसे पुरानी पार्लियामेंट जो माना जाता है 12th सेंचुरी में कर्नाटका में। बसवेश्वरा जो है एक पॉइंट थे, बसवेश्वरा ये जो है कर्नाटक के पोएट माने जाते हैं, जो कि लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और इनका जो है लिविंग प्लेस है कहाँ पे, वैश्व कल्याणा, जो कि प्लेस है कहाँ पे, कर्नाटक में। और वहां पे ऐसा माना जाता है कि 12th सेंचुरी में सबसे पुरानी पार्लियामेंट जो है वहां पे ऑर्गेनाइज हुई थी। और उसी तर्ज पे वहां पे उस जो पार्लियामेंट का नाम था दैट वाज अनुभव मंडपा, उसी तर्ज पे यहाँ पे भारत मंडपा की स्थापना की गई, ठीक है, जहां पे ये जो है G20 के लीडर उनकी मीटिंग हुई है प्रगति मैदान में, ठीक है। सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर इंडिया का कहां पे, दैट इज भारत मंडपा इन प्रगति मैदान। इसके साथ साथ वहां पे डिस्प्ले हुई ब्रोंज इमेज किसकी, दैट वाज लॉर्ड नटराजा। लॉर्ड नटराजा किसके सिंबल है, दैट वाज चोला स्टाइल। चोला स्टाइल में लॉर्ड नटराजा की इमेज इस तरीके से यहाँ पे मतलब मूर्ति देखी होगी आपने, किस तरीके से ब्रोंज इमेज होती है नटराज की, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे क्या क्या चीजें शोकेस की गई, दैट इज कोणार्क चक्र ऑफ ओडिशा, सन टेम्पल, जो ओडिशा का सन टेम्पल है कोणार्क में, उसको शोकेस किया गया। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, अगर सबसे एंशियंट यूनिवर्सिटी की बात करें तक्षशिला, उसके साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको शोकेस किया गया, जो कि सिंबल है सेकुलरिज्म का, जो कि सिंबल है हमारी किस तरीके से एक रिच कल्चर रहा है, उसको शोकेस किया है थ्रू नालंदा यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से बनाई किसने थी नालंदा यूनिवर्सिटी, वैसे कुमार गुप्त ने, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हमने वहां पे अपना कल्चर शोकेस किया और नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव कर रहे हैं हम, उसके बारे में हमने डिस्कस किया इसमें। इसी के साथ साथ तंजौर की पेंटिंग, ये जो है तमिलनाडु में जो फेमस पेंटिंग है, हमारा कल्चर इसके थ्रू शोकेस किया। एंड देन एक टोंकारा आर्ट, ये जो है ट्राइबल आर्ट है। ट्राइबल आर्ट कहाँ पे, इन छत्तीसगढ़ बंगाल वाले रीजन में जो ट्राइब्स रहती है उनकी आर्ट को कहा जाता है ये, ठीक है, दैट इज टोंकारा आर्ट। इसी तरीके से हमने यहाँ पे ब्रास स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो कि सिटिंग पोजीशन में अंडर बोधि ट्री। बोधि ट्री ये वही है बोध गया का, जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किसको, लॉर्ड बुद्धा को। इसी तरीके से हमने यहाँ पे डाइवर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शोकेस किए, अपनी जो हेरिटेज है म्यूजिकल हेरिटेज उसको शोकेस किया। हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें, फोक म्यूजिक की बात करें, कर्नाटक म्यूजिक की बात करें, या फिर डिवोशनल म्यूजिक, भक्ति एंड जो सूफीज्म रहा है हमारी हिस्ट्री में, उसको शोकेस किया, ठीक है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है, इनका हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें हमने वहां पे प्रदर्शित की।
अपनी G20 समिट में जो हमने ऑर्गेनाइज की, इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया गया, और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट तो है ही, पूछा भी जाएगा डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में, दैट इज अफ्रीका जो यूनियन है, जो कि 55 कंट्रीज का यूनियन है, उसको मेंबर बनाया गया। किसका? G20 का। अब G20 जो है G21 में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अफ्रीकन यूनियन जो कि पहले परमानेंट गेस्ट था, अब जो है इसका परमानेंट मेंबर बन गया। किसका? G20 का। अब ये G21 में से ट्रांसफॉर्म हो चुका है G20। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इंडिया जो है हमेशा मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करता है। इंडिया चाहता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म आए, और उसके रिफॉर्म के लिए जो ये 55 कंट्रीज है इनका बोर्ड भी काफी अहमियत रखेगा। ठीक है, तो उस वजह से ये भी एक तरीके से इंडिया के लिए मैटर करेगा कि इन कंट्रीज का फेवर हमारे साथ रहे। और जब इंडिया में इन कंट्रीज को परमानेंट मेंबरशिप मिल रही है G20 की, तो ऑब्वियसली ये कंट्री हमारी तरफ अलाइन होंगे। ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, टू काउंटर चाइना, जो चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, वॉइस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म है, यूएन के जनरल रिफॉर्म है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हो रही है। अगर बात करें तो हमारा जो ट्रेड पर्पज है, किस तरीके से एंगेजमेंट रहता है इन कंट्रीज के साथ, वो और अच्छे से इनहेंस हो सकता है और ज्यादा बढ़ सकता है विद दिस मेंबरशिप, जो हमने परमानेंट मेंबरशिप किसको दी है, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। तो ये इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इंडिया जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है या फिर यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके साथ एक कॉरिडोर की बात हो रही है, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये कॉरिडोर जो है पार्ट है किसका? ये कॉरिडोर पार्ट है ब्रॉड लेवल पे एक वेस्टर्न इनिशिएटिव है, दैट इज पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, PGII। ये जो है यूएस का इनिशिएटिव है, इसका पार्ट है एक तरीके से। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन रीजन थ्रू मिडिल ईस्ट। तो यहाँ पे ओशन रूट के थ्रू, रेलवे के थ्रू, रोड के थ्रू एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि एक तरीके से काउंटर पॉलिसी है चाइना के BRI को काउंटर करने के लिए। जो कि चाइना का जो इनिशिएटिव है 10 साल पहले जो इनिशिएटिव लिया है चाइना ने, कौन सा इनिशिएटिव चाइना का? दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। काफी पॉपुलर इनिशिएटिव है, मैरीटाइम सिल्क रोड भी बन रहा है। इसी को एक तरीके से काउंटर करने के लिए, ये मेंशन तो नहीं किया गया एक्सप्लिसिटली कि भाई ये जो है इनिशिएटिव इसके लिए है, लेकिन हाँ इसका जो है कहीं ना कहीं वहां पे भी रिलेवेंस देखने को मिलता है कि ये जो है काउंटर कर रहा है चाइना के BRI को। क्या? दैट इज PGII, पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज डिस्कस हुई, दैट वाज ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव क्या है? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ये जो है UN का इनिशिएटिव है, ताकि जो सप्लाई डिसरप्ट हुई है ब्लैक सी में, किसकी? यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन आई है, उनको सॉल्व किया जाए। और ये इनिशिएटिव किसकी मंजूरी के साथ लिया गया है? टर्की जो बीच में कंट्री आती है, टर्की, यूक्रेन एंड रशिया अलोंग विद UN, ये इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव को डिस्कस किया गया कहाँ पे? G20 में, जो कि समिट इंडिया में हुई है। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और ये आपसे पूछा जा सकता है इन एग्जाम की, इससे किन कंट्रीज का रिलेशन है, कौन कौन सी कंट्रीज से जुड़ी हुई है, और इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है। बस तो डायरेक्टली तो इंडिया के लिए कोई बेनिफिट नहीं है उसे, लेकिन अगर ग्लोबल चेन, सप्लाई चेन की बात करें तो कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलता है। जो हमारे सप्लाई होती है यूक्रेन के लिए या फिर रशिया के लिए, या फिर वहां से जो सप्लाई होती है वर्ल्ड लेवल पे, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, इवन दो वहां पे वॉर चल रहा है, ठीक है, उसके लिए ये इनिशिएटिव है। ठीक है, दैट इज ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। और इस इनिशिएटिव में हमने देखने को मिला कि जब यहाँ पे यूक्रेन रशिया की बात चल रही थी, तो यहाँ पे इंडिया ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि ये रशिया की वजह से हो रहा है ये जो वॉर है। तो इंडिया का एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू रहा, इवन दो बेस्ट ये मानता है, बेस्ट इन द सेंस जो कंट्रीज यूएसए डोमिनेट कर रहा है जिन कंट्रीज को, इवन दो बेस्ट ये मान रहा है कि जो रशिया है उसकी वजह से जो है यहाँ पे डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही है, उसकी वजह से जो है यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है। इंडिया ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर रखा है कि रशिया को भी हम एज ए ऑल वेदर फ्रेंड मानते हैं अपना, इसके साथ साथ बेस्ट के साथ भी हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यूक्रेन के डिस्ट्रप्शन की हमने बात की ह्यूमन राइट की, हमने बात की डेमोक्रेसी की, लेकिन हमने कहीं पे भी कंट्राडिक्ट नहीं किया रशिया को। ठीक है, तो एक तरीके से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिसी है, और उसमें कहीं ना कहीं बेस्ट का इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता।
हमारी अपनी खुद की पॉलिसी है, ठीक है। और हम जो है दोनों, ईस्ट मींस रशिया along with the बेस्ट दैट इज यूएसए, दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं और अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी है हमारी, कहीं पे भी किसी भी और कंट्री पे हमारा डिपेंडेंसी नहीं देखने को मिलती, ठीक है। ये भी एक सफल इनिशिएटिव रहा है इंडिया की तरफ से, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और चीज देखने को मिली, दैट इज फेयर एंड सस्टेनेबल टैक्स सिस्टम। ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, जैसे कोई कंपनी है तो अपना जो प्रॉफिट है वो कंपनी वो कहीं और किसी और देश में ट्रांसफर कर देती है ताकि उसको वहां से टैक्स इवेजन मिल सके, टैक्स पे ना करना पड़े गवर्नमेंट को। तो इसको नजर में देखते हुए जितनी भी G20 कंट्रीज है उन्होंने एक अलायंस, एक और इनिशिएटिव लिया है, दैट इज ग्लोब, जो कि पार्ट है किसका, बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग का, ताकि कुछ भी जो डिसरप्शन आई है ग्लोबल लेवल पे उसको काउंटर किया जा सके। इसको बोलते हैं ग्लोबल एंटी बेस इरोजन अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे फेयर एंड सस्टेनेबल टैक्स सिस्टम को लाने की कोशिश की जा रही है अंडर दिस G20। तो ये एक इनिशिएटिव है, ये भी इनिशिएटिव डिस्कस किया गया इन 2023 जो इंडिया में सबमिट हुई है। तो आपको पता होना चाहिए इनिशिएटिव किसका है, ठीक है, और इसका जो है G20 से क्या रिलेशन है। इसके साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंडिया जो है या फिर वर्ल्ड वो सब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं हम जो है जितने भी पॉल्यूटेंट है उनको कम करना चाहते हैं और यहाँ पे क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल से दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ। इसी वजह से एक अलायंस बनाई जा रही है, दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और इस अलायंस के बारे में डिस्कशन हुई इस समिट में, ठीक है। और ये जो है हमारी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है एक तरीके से फॉसिल फ्यूल पे। और यहाँ पे इंडिया का टारगेट क्या है, वैसे तो इंडिया का जो पंचामृत रहे हैं, इंडिया के पंचामृत 5 गोल्स, अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हमारा 2070 तक जो नेट जीरो इमिशन का टारगेट है, लेकिन इसके अंडर जो है 2050 तक नेट जीरो इमिशन का ग्लोबल लेवल पे टारगेट रखा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया जो है, इवन वर्ल्ड बैंक ने भी कॉल आउट किया इसको कि इंडिया के बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव रहे हैं पास्ट में। अगर आप बात करो इन डिजिटल लेवल पे तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है वो प्रेज करता है इंडिया के जो इनिशिएटिव लिए गए हैं। इंडिया के जैसे इनिशिएटिव अगर बात करें, प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें या फिर यूपीआई की बात करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये जो है काफी अच्छे इनिशिएटिव है वर्ल्ड लेवल पे जिसको प्रेज मिला है इंडिया को, इंडिया के जो डिजिटल लेवल पे इनिशिएटिव लिए गए हैं। इसी के साथ साथ ये देखने को मिला है कि जो डिजिटल स्पेस है वहां पे साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में डिस्कशन हुई, उसके बारे में कुछ डिसीजन लिए गए कि G20 का ग्लोबल पार्टनरशिप हो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, ठीक है। ये जो है इसके बारे में डिस्कशन हुई। साथ में ये बोला गया कि जो बायो पायरेसी होती है, बायो पायरेसी का मतलब है कि जो फॉरेन के लोग जो है किसी भी ट्राइबल एरिया में जाते हैं, फिर किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ के लोगों को उतने रिसोर्सेज नहीं है इस बारे में जानने के लिए, और कि भाई ये कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, और ये जो फॉरेन के लोग हैं ये क्लेम कर देते हैं उसके ऊपर अपना राइट और उसको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज ना हो, ठीक है, इन चीजों को अवॉइड किया जा सके और जो प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी कंट्री का IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात हुई कि ये जो है कॉल आउट हो। और जितनी भी ये डेवलप कंट्री है जहाँ पे US ने काफी ज्यादा मिसयूज किया है इसका, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, या फिर दूसरी जो कंट्रीज है जो कि काफी ज्यादा इंडिया से भी, इंडिया में जैसे जड़ी बूटियां काफी मिलती है तो इंडिया की भी बहुत सारे इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्लेम किया है बाहर की कंट्रीज ने, बल्कि वो इंडिया में मिल रही है चीजें, बिकॉज इंडिया के लोग उतने ज्यादा अवेयर नहीं थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इस बात को वहां पे कॉल आउट किया गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी प्रिजर्व किया जाए किसी भी कंट्री की, ठीक है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। साथ में ग्लोबल लेवल पे हमने ग्लोबल हेल्थ एंड वन हेल्थ अप्रोच को लेके चले हैं कि चाहे आप एनिमल की हेल्थ की बात करें, चाहे आप बात करें एनवायरमेंट हेल्थ की, चाहे आप बात करें ह्यूमन हेल्थ की, सबकी हेल्थ को एक साथ लेके चलना है और सबकी हेल्थ को बचाना है, ठीक है। ये अप्रोच जो है G20 लेके चल रहा है विद दिस दिल्ली समिट, ठीक है। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का राइज क्या है, मतलब G20 इतना सफल रहा है तो इंडिया में क्या इसका इम्पैक्ट है, मतलब राइजिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस एट द ग्लोबल लेवल। अगर बात करें कि भाई इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है विद दिस G20 समिट किस तरीके से राइज हो रहा है, अगर आप बात करें इंडिया जो है एज ए ग्लोबल पावर
दुनिया के सामने देखने को मिल रहा है। इंडिया जो है लीडिंग इकोनॉमी देखने को मिल रहा है इन द रीजनल लेवल पे, कि जो रीजनल कंट्रीज है उनका एज ए बिग ब्रदर की तरफ के जैसा देखने को मिल रहा है कि भाई इंडिया जो है बात कर रहा है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की, इंडिया जो है बात कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज की, जो रीजनल लेवल पे डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, उसमें आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये G20 समिट जो इंडिया में हुई है और जिसका हमने बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट किया है, और अपनी जितनी भी पॉलिसीज थी, जितनी हमारी चाहे एंटी टेररिज्म की बात करें, चाहे किसी भी तरीके का इशू था, वो हमने इसमें डिस्कस किया और वो सर्वसहमति से पास भी हुआ। तो ये बहुत ही बड़ा सक्सेस है इंडिया के लिए। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो G20 समिट जो है काफी सफल रही है इंडिया में, ठीक है। तो वो इंडिया का राइज देखने को मिल रहा है एक तरीके से ग्लोबल लेवल पे। अगर आप बात करो कि 2023 में जो समिट हुई, चाइना ने इसका मतलब जो उनके हेड ऑफ द स्टेट थे वो नहीं आए इस समिट में, रशिया के भी हेड ऑफ द स्टेट नहीं आए इस समिट में। अब उनका अलग रीजन था, लेकिन चाइना का जो रीजन है, कई एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये इसके पीछे ये था कि इंडिया का जो राइज है ग्लोबल लेवल पे, बिकॉज चाइना और इंडिया जो है एशिया की उभरती हुई पावर्स है, तो इंडिया का जो राइज है उसको एज ए नेगेटिव देख रहा है कौन, चाइना। उसके साथ साथ चाइना के साथ हमारे कुछ पर्सनल इशू भी चले हैं, हमारे जो बॉर्डर इशू है, गलवान वैली की बात करें, डोकलाम स्टैंड की बात करें, तो पीछे जो इश्यूज चल रहे हैं उसको भी कई बार ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह से भी शायद चाइना के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो नहीं आए। और दूसरे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे उनका चाइना का रिलेशन किसके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, दैट इज यूएस के साथ, तो उसका जो ट्रेड इश्यूज चले थे उनके, तो इस वजह से भी ऐसा माना जा रहा है कि चाइना जो है वो प्रेजेंट नहीं था किस पे, G20 समिट में। लेकिन इसका ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया का किस तरीके से ग्लोबल राइज हो रहा है, इंडिया किस तरीके से सुपर पावर बन रहा है, ठीक है। तो G20 समिट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी देखने को मिलती है। इसके साथ कुछ MCQs है उसको डिस्कस करते हैं इसी के रिगार्डिंग जो हमने पढ़ा। पहला MCQ अगर बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम है और आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्रीज G20 के मेंबर्स है, ठीक है। अगर बात करें पहली, दैट इज अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की। दूसरी इसमें लिखा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। इसी के साथ थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड वियतनाम, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। तो यहाँ पे जिन जिन कंट्रीज के मैंने अंडरलाइन किया है, इट मींस दीज कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ G20 एंड दिस होल स्टेटमेंट जो यहाँ पे गिवन है फर्स्ट नंबर पे, एज अर्जेंटीना भी G20 की मेंबर है, मैक्सिको भी, साउथ अफ्रीका भी, एज वेल एज टर्की भी, ये सारी कंट्रीज किसकी मेंबर है, G20 की। इट मींस आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज ए ओनली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। यहाँ पे व्हाट इज द मेन थीम ऑफ G20 समिट, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको बोर्ड जो है हर जगह लगे है ऑल ओवर इंडिया, इसके आपको देखने को मिलेगा ये थीम, ठीक है। और ये एग्जाम में इस बार पूछी ही जा सकती है, दैट इज क्या है मेन थीम G20 समिट की, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसकी बात करता है ये G20 समिट। इसके साथ साथ थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20 समिट, कौन सी सही नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है। पहली अगर बात करें पहली स्टेटमेंट की, इन द मीटिंग ऑफ द G20 यूरोपियन यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन रिप्रेजेंट करता है इसको, एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो G20 इकोनॉमीज अकाउंट्स फॉर अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें GWP की, इट मींस ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट की अगर बात करें, उसका 85% अकाउंट करता है, मतलब आउटपुट अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो G20 की है। इसके साथ साथ थर्ड स्टेटमेंट में क्या गिवन है, दैट इज G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ये सारा हमने डिस्कस किया है। इसके साथ साथ लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्या 40% है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 इकोनॉमीज अकाउंट करती है। इट मींस कौन सी गलत है ये पूछी है ना, डी शुड बी द आंसर, ठीक है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट G20, कौन सा सही है G20 के बारे में। स्टेटमेंट 1 में गिवन है प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 इज सपोर्टेड बाय ट्रॉयका, ये सिस्टम होता है ना 3 कंट्रीज का,
जो कंट्री पहले सबमिट हो चुकी है, जिसमें अभी सबमिट चल रही है और जिसमें फ्यूचर में सबमिट होनी है, दैट इज ट्रॉयका सिस्टम, ठीक है। मेड अप फॉर द करंट, इमीडिएट पास्ट एंड फ्यूचर होस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, यही बात है। तो ये तो बिल्कुल सही है, पूछा भी सही है। करेक्ट क्या है? G20 इज अ परमानेंट सेक्रेटरिएट। क्या G20 में हैज अ परमानेंट सेक्रेटरिएट? क्या परमानेंट सेक्रेटरिएट है? नहीं है, यहाँ पे ट्रॉयका संभालता है इसका वर्क। इसके साथ साथ थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसको स्टडी कर लेते हैं। वैसे तो आंसर तो इसका हमारे पास गिवन है, दैट इज ए ओनली। इन G20 द प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड बाय इन 2020। अगर बात करें प्रेसिडेंसी किसके पास थी 2020 में? इन ब्राजील। ब्राजील में प्रेसिडेंसी नहीं थी। प्रेसिडेंसी ब्राजील में कब होनी है? दैट इज 2024 में ब्राजील में प्रेसिडेंसी होगी, ठीक है। इसी के साथ डी की अगर बात करें तो G20 प्रेसिडेंसी रोटेट एवरी 2 ईयर। एवरी 2 ईयर रोटेट होती है? नहीं, ये जो है एनुअली रोटेट होती है G20 प्रेसिडेंसी। जैसे अभी इंडिया ने होस्ट की है, 2024 में किसने होस्ट करनी है? दैट इज ब्राजील। इसके बाद जो है साउथ अफ्रीका होगा, देन यूएसए। इस तरीके से कंटिन्यूअस रोटेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2024? अभी ही बात हुई है हमारी, दैट इज ब्राजील इज गोइंग टू होस्ट, ठीक है। ब्राजील में होनी है 2024 की समिट। इसके साथ आपको मेंस में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, दैट इज सिग्निफिकेंस G20 का। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में G20 का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपने सबसे पहले 3 बॉडी में 3 इसमें डिवाइड करना है अपना क्वेश्चन को। सबसे पहले आपकी बॉडी होनी चाहिए, इंट्रो होनी चाहिए, उसके बाद आपकी बॉडी होनी चाहिए एंड देन आपका कंक्लूजन होना चाहिए। इंट्रो में जो है आप जो है G20 के बारे में कुछ बताओ कि G20 है क्या, ठीक है, व्हाट इज G20, कि भाई कब बनी है, इसमें कितनी कंट्रीज है, उसके बारे में आपने एक ओवरव्यू देना है इंट्रो में, ठीक है। लेकिन फिर आपने उसकी जब बॉडी बनानी है तो बॉडी में आपने इसका सिग्निफिकेंस के बारे में मेंशन करना है। चाहे आप जो है इंडिया की मल्टीलैटरलिज्म की पॉलिसी की बात करें, इंडिया के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडिया के जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अपने क्वेश्चन को जितना डाइवर्स कर सकते हो उन क्वेश्चन को उस सबसे डाइवर्स करना है और इस बॉडी पार्ट में उनके बारे में मेंशन करना है कि G20 जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आप बात करें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिस्कस करना है। जैसे काउंटर करना है टेररिज्म को, फाइट करना है हमने साइबर सिक्योरिटी से रिगार्डिंग, हमने AI के रिगार्डिंग, जितने भी आपके मॉडर्न टूल्स, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें उसके रिगार्डिंग, जो भी ग्लोबल लेवल पे इशू चल रहा है उसमें भारत की क्या इंपॉर्टेंस है अलॉन्ग विद द G20 को लेके, वो आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। कहाँ पे? बॉडी में। और इसकी सिग्निफिकेंस को बताना है कि जो अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य बन चुका है, तो ये जो है ग्रुपिंग जो है वर्ल्ड लेवल की वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुपिंग है। और इतनी सारी कंट्रीज जो अगर एक ग्रुप में, एक ग्रुप की जो हर साल मीटिंग हो रही है और मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसका इंपैक्ट भी वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिल रहा है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है रीजनल लेवल की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंडिया को मैटर करती है उन मैटर्स को इन G20 समिट में रखता है और उन मैटर को जो अप्रूव कराता है, ठीक है, और उसका जो इंपैक्ट देखने को मिलता है वो वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिलता है। इस वजह से इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है, तो होस्ट में इंडिया ने कितने ज्यादा इनिशिएटिव लिए है, जैसे हमने अभी पढ़े, उन इनिशिएटिव का भी इंडिया में इंपैक्ट पड़ेगा, उन इनिशिएटिव का भी वर्ल्ड में इंपैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे इंडिया भी एज ए ग्लोबल पावर इमर्ज हो रहा है विद दिस, ठीक है। तो आपका कंक्लूजन जो है वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए और कंक्लूजन में आपने एक तरीके से इंडिया के लिए क्या सिग्निफाई रखता है और फ्यूचर में क्या चीज इंडिया और कर सकता है, फ्यूचर में G20 क्या रोल प्ले कर सकता है इंडिया की ग्रोथ में, या फिर इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है G20 के प्रोस्पेक्टिव से, उसको रखना है, ठीक है। आपकी बॉडी में आपका मेन कंटेंट जाएगा और G20 का है क्या, दैट इज इन द इंट्रो, एंड कंक्लूजन में क्या है, इसका फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके लिए, ठीक है। G20 के लिए, इंडिया के लिए क्या फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है G20 का, वो आपके कंक्लूजन में होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने आंसर को डिवाइड करना है अपना और मेंस के लिए आंसर लिखना है, ठीक है। फिर थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।